हेलो फ्रेंड्स, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 41 से। पहला क्वेश्चन है C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 डिजेनरेटिव पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कल अपन ने बात की थी कि C2 मॉलिक्यूल के बारे में अपन को डायरेक्ट याद रखना होता है कि C2 मॉलिक्यूल जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आएंगे 12 और उसका बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो आता है आपके पास में निकल करके 2 और दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। एनसीईआरटी की बात है, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी 11th का आप पास में रखिए, उसको एक और ओपन करके देख भी लीजिए। बुक नहीं है पीडीएफ से देख लीजिए, कोई बात नहीं है। ओके, ओल्ड या न्यू कोई सा भी एनसीईआरटी से। तो और लास्ट में अब 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, एक भी सिग्मा नहीं है। और इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था तो यहाँ पे कुछ आया था 1s² सिग्मा 2s², वो सब आया था क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते थे, बताया था आपको। फिर लास्ट में क्या बोलता था, पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई बचा था, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, याद करो। मैं जस्ट अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका दिखाता हूँ। यहाँ से कल अपन ने देखा ही तो था। कहाँ था, कहाँ गया वो यार, ये रहा, देखिए बिल्कुल ये वाला देखिए आप। यहाँ पे ये अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा था, इसमें अपन ने क्या देखा था कि लास्ट में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। लास्ट में जो बनता है यही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो लास्ट में जो बॉन्डिंग वाला पेयर्ड है वहाँ पे डिजेनरेटिव मॉलिक्यूल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और कितने ऑर्बिटल्स में, 2 पाई ऑर्बिटल में। सही बात है, जो अपन ने याद किया था बिल्कुल वही बात स्टेटमेंट बन के आई है कि C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, उसके लास्ट की पाई ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो पाई स्टार ऑर्बिटल 2 है, एक 2p पाई 2p है और एक पाई 2p है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरा बोलता है O2 इज एन डायामैग्नेटिक इन नेचर। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए आप। इसमें हो गया 8 दूनी 16, 16 में से एक चला गया 15। अगर आपके पास में विषम इलेक्ट्रॉन है, विषम मतलब कि इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस कंडीशन में वो उसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक। और अगर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन आते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 12 ऐसे, तो उस टाइम होता है वो डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये वाला कैसा, ये O2+ कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, डाया नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। आगे बात करते हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सल्फर हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, पहले सल्फर में देखोगे, इसको लिखोगे AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है। ओके, लॉन पेयर कितने होते हैं, सल्फर के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, 4 फ्लोरीन खा गया। क्यों खाया 4 फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 फ्लोरीन खा गया, बचे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर बन जाएगा। मैंने आपको SF4 की स्ट्रक्चर याद रखने को भी बोला था, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 में क्या बनेगा, sp3d बनेगा। क्या बनेगा, sp3d। तो इसका हो जाएगा A का C। अब फर्स्ट का C 2 ऑप्शन में, तो अपने को नेक्स्ट किसी और का भी चेक करना पड़ेगा। चलो NH4 का चेक करते हैं। NH4 का कैसे चेक करेंगे, ये भी AB4 मॉलिक्यूल है, लॉन पेयर चेक करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव लगा है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, टोटल इलेक्ट्रॉन बस गए 4, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खा गया, पीछे कुछ बचा नहीं, तो लॉन पेयर हो गया इसमें 0। तो अब आप ऐड करोगे 4 + 0 4, 4 में हाइब्रिडेशन आएगा sp3, तो फोर्थ का आ जाएगा आंसर D, फोर्थ का D। आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन। अब SF4 की स्ट्रक्चर आज मैं आपको याद करा लेता हूँ। SF4 की स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है आपकी K शेप बोलते हैं, कोई इसको, कोई K को उल्टा कर दो तो पाई शेप बोलते हैं, और कोई इसी को ऐसे बोलते हैं, बच्चों वाला झूला हो गया, एक बच्चा इधर बैठा दो एक बच्चा इधर बैठा दो, तो C100, मतलब वो झूला जो होता है ना, एक बच्चा इधर बैठता है एक बच्चा उधर बैठता है, उस टाइप का। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगी, इसका सल्फर, फिर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, मैं K बना रहा हूँ, ठीक है, K शेप का, ये फ्लोरीन, और इसके पास में एक होता है लॉन पेयर। ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, मैंने 5 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको याद रखने को बोला था। ओके,
बढ़ते हैं आगे। अगला वाला क्या बोलता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपने सिंपल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। कितने हैं इसमें, 7 और 8 15। 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5 होता है। याद कराई थी एमओटी की कल वाले वीडियो में ही। ओके, अगर आप कंटिन्यू वीडियो नहीं देख रहे हो तो फिर दिक्कत होगी। तो फर्स्ट का जाएगा सी, फर्स्ट का सी एक ही ऑप्शन में है तो अपना आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से सेब पूछ रहा है। आप बोलोगे भाई कि अब क्या सेप याद रखें किसकी, तो इसमें से कोई भी ऐसी सेप नहीं है जो अपने को याद करवाई गई हो। चलिए ICl2 की बात करते हैं। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे, एक एक्स्ट्रा आ गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 8। 8 इलेक्ट्रॉन में से Ab2 में लिख देता हूँ पहले। 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खा गया। पीछे कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के 3 बन गए लॉन पेयर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने 5 स्ट्रक्चर याद करने को बोला है। उसमें से एक स्ट्रक्चर थी आपके पास में XeF2 की स्ट्रक्चर। ठीक है, XeF2 को स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि ये मॉलिक्यूल है Ab2। Ab2 तो आप आसानी से लिख दोगे, और इसके पास 3 लॉन पेयर होते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लीनियर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई मॉलिक्यूल Ab2L3 टाइप का आएगा वो लीनियर होगा। Ab2L3 टाइप का आएगा वो लीनियर होगा। कैसे XeF2 की स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर, 3 लॉन पेयर है, लॉन पेयर ऐसे लगा लो, 2 ऊपर और 1 नीचे। यस, तो ये हो गया बहुत आसान सा तरीका कि आपने XeF2 की स्ट्रक्चर याद रखी कि वो Ab2L3 टाइप का मॉलिक्यूल है, और जब भी कोई दूसरा Ab2L3 टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा आप उसको लीनियर बोल करके आगे बढ़ जाओगे। फर्स्ट का तो ए हो गया, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं BrF2 की। BrF2 के मुझे नहीं पता है मॉलिक्यूल की, और सेप अपन नहीं रटे हुए। ठीक है, तो BrF2 को लिखोगे क्या, Ab2 टाइप का है ये भी मॉलिक्यूल। ब्रोमीन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन थे 7, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपका चला गया। कितने बच गए, 6 बच गए। 6 में कितने लॉन पेयर बनेंगे, सॉरी 2 फ्लोरीन आपके पास में इलेक्ट्रॉन थे 7, 2 फ्लोरीन खा गया, पीछे बच गए 5। 5 में से एक और चला गया तो बच गए 4। 4 में बनेंगे 2 लॉन पेयर। अगला ये बन गया Ab2L2। Ab2L2 यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, 2 लॉन पेयर बचेंगे से, फ्लोरीन ब्रोमीन और ये फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 लॉन पेयर जब भी होता है ना, वाटर का फॉर्मूला याद करो, वाटर जैसा फॉर्मूला हो जाएगा। ये दोनों लॉन पेयर रिपल करेंगे और ये बन जाएगा आपका वी शेप, या फिर बेंड, या फिर एंगुलर। तो सेकंड का हो जाएगा ई। वाटर की स्ट्रक्चर भी तो याद करने को बोला गया है आपको। वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अब आपको वाटर की स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे कि भाई वाटर होता है Ab2L2 टाइप का, और वो होता है वी शेप। बस, तो जब भी कोई दूसरा Ab2L2 टाइप का मॉलिक्यूल दिखेगा आप उसको भी वी शेप बोल दोगे। याद करने का तरीका तो यही है फास्ट क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन है, इधर आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं सॉलिड स्टेट में, और उधर उसकी हाइब्रिड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दिखा रखी है। बताओ HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप है ना NCERT पढ़ रहे हो तो आपको HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसी दिखेगी। एक HF मॉलिक्यूल, फिर से कुछ HF मॉलिक्यूल, ऐसे जिग जैग टाइप की HF में। तो फर्स्ट का जाएगा बी। NCERT ओपन करना केमिकल बॉन्डिंग का, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड में जाना, और या फिर आप हाइड्रोजन बॉन्ड में जाकर देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी एक ही ऑप्शन में। ओके, बढ़े आगे। चलिए फिर आता है ये पीरियोडिक टेबल में से आया है, इनके नाम लिखना है। आपको पता है ये जो पीरियोडिक टेबल में जो 100 से ज़्यादा वाला एलिमेंट्स का नाम लोग लिखते हैं, उसके लिए 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए, 4 तो है ही नहीं यहाँ पे, और ये वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे। आपको पता ही होगा, NCERT में दे रखा है, अपन ने भी डिटेल में पढ़ाया था केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल में। अब 113 का नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, अन ट्राईईएम। तो अन ट्राईईएम, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी 2 ऑप्शन में है। उसके बाद में अन हेग्स, अन हेग्स, सेकंड का ए। आगे आंसर, ऐसे आंसर करके आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, भले ही ईजी हो।
ओके, फिर अगला आता है इधर, इस साइड में आपको एलिमेंट दे रखे हैं और इस साइड इनकी रेडियस दे रखी है। आप बोलोगे रेडियस याद रखनी है क्या? बिल्कुल याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको पता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, एक ही पीरियड का एलिमेंट है। आपको पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ हालांकि बोरॉन नहीं दिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ कम होती है, तो साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, बेरिलियम सबसे बड़ा, कार्बन छोटा, नाइट्रोजन छोटा, ऑक्सीजन सबसे छोटा, ऑर्डर ये होना चाहिए। तो बेरिलियम सबसे, अब इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी, बेरिलियम के लिए होगी। तो बेरिलियम क्या आएगा, इसका फर्स्ट का सी आएगा, आएगा। और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ऑक्सीजन के लिए होगी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 70, वो किसके लिए होगी, ऑक्सीजन के लिए होगी। तो थर्ड का बी। ओके, आगे आंसर, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है NH3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, बहुत आसान है। AB3 है मॉलिक्यूल का, और दूसरी बात नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन खा गया, 2 बच गए, 2 का एक लॉन पेयर बचेगा, AB3, इन दोनों L1 मॉलिक्यूल बनेगा, दोनों को जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में sp3 बनेगा। आसान क्वेश्चन है। BRF5 का ऐड करने जाओगे तो AB5 टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 फ्लोरीन खा गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक लॉन पेयर बचेगा, 5 और 1 6 बनेंगे, और 6 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, 6 का हाइब्रिडेशन बनेगा sp3d2। अगला क्वेश्चन, PCl5 में डी कौन सा काम आता है? मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि देखो, अगर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ठीक है, तो ये जो डी आ रहा है ना, वो DZ² होता है। कौन सा होता है, DZ² होता है। अगर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है तो जो डी काम में आता है वो होता है DX² - Y² होता है। ये इन्फॉर्मेशन है केमिकल बॉन्डिंग की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों की, दोनों जगह पढ़ते हो आप। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो जो आपका डी जो काम में आ रहा है ना, वो DZ² और DX² Y² दोनों होते हैं। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहा होगा पहले से तो आप तुरंत बता दोगे। अब आप क्या करोगे, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। नाइट्रोजन फैमिली से 5 इलेक्ट्रॉन थे, पाँचों के पाँचों क्लोरीन खा गया, लॉन पेयर बन के 0, AB5L0, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d, और sp3d में जो डी काम आता है वो कौन सा होता है, DZ² होता है। बिल्कुल, बढ़े आगे। अगला बोलता है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अपन अभी तक पूरी जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 पढ़े हैं, और वो 3 बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। हालांकि आप इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बोरॉन का अपन ने याद रख रखा है, बोरॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है और एक का एक बॉन्ड पाई होता है। ऑक्सीजन को तो पूरी दुनिया जानती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या, उनके बीच में जो बॉन्ड का नंबर है वही तो है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन में ही होता है। आंसर सीधा क्लिक करना था, ठीक है। अब H2+ और H2- इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो इन दोनों की फिर आपको MOT स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। और मेरे को अगर फटाफट से क्वेश्चन अगर टिक करना करके आगे बढ़ना पड़े तो मैं हमेशा में पॉजिटिव वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। तो H2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। रीज़न क्या है, इसमें पॉजिटिव है ना, तो इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ABMO में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये कंसेप्ट है। बाकी आप तुरंत पॉजिटिव को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको पूछा है बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस, बिल्कुल, तो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो क्या क्या स्पीसीज है, एक तो है नाइट्रोजन, एक है N2-1 और एक है N2-2। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए सामने, यहाँ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, यहाँ है 15 और यहाँ है 16। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए MOT वाली। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 होता है तो 2.5 होता है, 16 होता है तो 2 होता है। तो आप बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालोगे तो अब आपके पास वैल्यू आ गई है, आप आसानी से आंसर पे क्लिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल NCERT की लाइन उठा के पूछिए, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में, पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है NH3 इज हायर बॉयलर पॉइंट एक्सेप्टेड बिकॉज। अब देखो NH3 का
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। रीज़न है, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। NH3 में कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? NH3 के 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कितने मॉलिक्यूल के बीच में? 2 मॉलिक्यूल में। तो क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, यहाँ क्वेश्चन, चलो आगे फिर से क्वेश्चन मिल गया। रेडियस का ऑर्डर पूछ रहा है। रेडियस की जब बात करें तो अगर ये देखो एलिमेंट सब सेम है, एलिमेंट सेम है तो नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होती है। यानी कि जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी कम होगी। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये वाला। जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसकी रेडियस कम, पॉजिटिव चार्ज कम है रेडियस ज़्यादा। नेगेटिव चार्ज होता तो उल्टा हो जाता। अगला, यूरोपियम किस में आता है? अरे भाई सीधी सी बात है, यूरोपियम अपन एक बोलते हैं, एक डेफिनेशन होती है एनसीईआरटी में, यूरेनियम 92, और हर कोई जानता है वैसे, क्योंकि ये उसमें आता है, आपके फ्यूल्स में आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, और F ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ओके, अब बोलता है क्रोमियम की मिनिमम में रेडियस मिनिमम किस में होगी? तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही तो है। यहाँ क्रोमियम किस में है? आप यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ आएगा क्रोमियम +3 में, बिल्कुल। यहाँ आएगा क्रोमियम +6 में, यहाँ आएगा क्रोमियम +3 में, क्रोमियम +3 में। आप बताओ छोटा कौन सा होगा? जिसके ऊपर में मिनिमम पूछा है यहाँ पे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो उसका रेडियस में वो सबसे पीछे। अगला है, शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा होगा? देखो C6H6 मतलब बेंजीन है, और बेंजीन का जो होता है ऐसा आता है कि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल। फिर बॉन्ड लेंथ उसके डबल और सिंगल की बीच की होती है रेजोनेंस की वजह से। C2H6 को पढ़ोगे कार्बन कार्बन, और ये हो गई आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, C2H4 पढ़ोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और C2H2 बोलोगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे छोटा कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है कार्बन का, पहले इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। एक्सपेंड करके कैसे लिखोगे? कार्बन और कार्बन आपस में ऐड है, फिर उसके कार्बन के ऊपर में 4 नाइट CN ग्रुप है, 4 CN ग्रुप है, मतलब 2 इस पे और 2 इस पे। समझ में आई आपको? 4 है मतलब 2 इस पे 2 इस पे। ओके, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है। अब आपको पता है, अब मैं इनको वापस लिखता हूँ CN को सबको। जब भी अपन ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो मैंने आपको जब IUPAC नोमेनकल्चर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने। अगर इसकी बात करोगे, अब मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसकी बात करोगे तो इस कार्बन ने टोटल कितने सिग्मा बना रखे? 1 सिग्मा बना रखा है। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखना था मुझे, कार्बन और फिर ये नाइट्रोजन, ये भी ऐसे लिखना था, कार्बन और फिर नाइट्रोजन। तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक तो ये वाला सिग्मा बना रखा है और एक ये वाला सिग्मा, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 सिग्मा बना रखे हैं। 2 सिग्मा का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले का, बाकी किनारे वाले सबके सब sp है। ठीक है, अब इस कार्बन को देखोगे तो इसने 3 सिग्मा बना रखे, 1 2 और 1 3। इसका मतलब क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? प्लेनर कौन सा होगा? आपको 4 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल आपको याद करने को बोला है, एक XgF4 याद करने को बोला है, जिसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। याद है कि नहीं है? ऐसे जिनोन होगा और 4 फ्लोरीन इसके किनारे पे होगा, और 2 इस पे लॉन पेयर होते हैं, और एक लॉन पेयर ऊपर, एक लॉन पेयर नीचे। मॉलिक्यूल होता है AB4L2 टाइप का, और जो भी दूसरा मॉलिक्यूल कभी आपको AB4L2 टाइप का दिख जाए तो वो भी कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। अगला है SF2 मॉलिक्यूल।
SF2 मॉलिक्यूल देखो, SF2 मॉलिक्यूल को देखोगे तो ये हो गया Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल। लॉन पेयर कैलकुलेट करोगे तो 2 आएंगे लॉन पेयर। अब आप देखो, आपको वाटर की स्ट्रक्चर याद करने को बोला था। वाटर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है वी शेप की, 2 लॉन पेयर के साथ में। मॉलिक्यूल कैसा होता है? Ab2L2 टाइप का। तो जब भी, और इसको बोलते हैं वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर, ठीक है। जब भी आपके पास में कोई Ab2L2 मॉलिक्यूल आएगा तो आप उसे बोलेंगे वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर। तो ये कैसा होगा? वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो XeF2 की बात करते हैं पहले। कैसा मॉलिक्यूल है? Ab2L2, Ab2L3 टाइप का। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 और 3 5, 5 मतलब sp3d। ओके, अगला वाला है XeF4। अभी अपन ने याद कर रखा है, ये तो जो याद कर रखे ना उनको मैं डायरेक्ट लिखूंगा Ab4L2, 4 और 2 6, 6 मतलब sp3d2। हो गया आंसर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ जाए तो अपन देखते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर सेम आ जाए तो सेंट्रल मेटल एटम की EN देखते हैं, और EN भी सेम आ जाए तो अपन देखते हैं साइज। साइज किसकी? साइड एटम की। कल भी क्वेश्चन किए थे इस पर। तो यहाँ पर सबकी हाइब्रिडेशन देखोगे अगर आप निकाल करके तो सबकी हाइब्रिडेशन आती है sp3, आती है sp3। फिर आप लॉन पेयर कैलकुलेट करोगे तो एक ही फैमिली के हैं तो लॉन पेयर सब में एक एक लॉन पेयर होगा, तो हाइब्रिडेशन से आंसर आएगा नहीं, लॉन पेयर से आएगा नहीं। अब आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो इसमें डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है वाटर में कौन सा सोलेबल है? हर कोई जानता है अल्कोहल। वैसे अब हर किसी को पता है अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो पानी में पानी मिलाते हैं उसमें, मतलब अल्कोहल डिजोल्व हो जाता है। और अगर अपन केमिस्ट्री से देखें तो ये दोनों बना देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोलेबल है। अगला है GI कौन शो करता है? अब देखो GI के लिए एक मैजिकल ट्रिक है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल MAN टाइप का है या MANB1 टाइप का है तो वो GI शो नहीं करेगा, GI नहीं शो करेगा। ये अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था। ओके, अब देखो इस मॉलिक्यूल को लिखोगे तो ये हो गया M, ये हो गया A, और इसके टांग में जो भी है उसको N लिख दिया मैंने, और ये B दूसरा वाला लिगेंड है ना, उसके लिए B वर्ड यूज़ किया। ये कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? MANB1 हो गया। क्या ये शो करेगा? नहीं करेगा। ये भी क्या हो गया? MANB2। पहला क्या हो गया? MAN, इसके टांग में जो भी उसको N बोलेंगे, लेकिन B2 ये तो शो कर सकता है। इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है? MA और टांग में जितने भी नंबर उसको AN बोल दिया, तो MAN और MANB1 जो होंगे उस टाइप के GI शो नहीं करेंगे। इसको देखोगे तो ये क्या है? MAN और B1, दूसरे लिगेंड को B1 बोल दोगे, इस टाइप के GI शो नहीं करेंगे। और ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? MA4B2, यानी कि ये GI शो करेगा। अगला वाला है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना आपने को, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पहले, सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयरन इसमें आएगा 6 में से 4 गए, 2 बच गए, +2 में। वैसे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D6S2, और जैसे ही आप 2 और इलेक्ट्रॉन निकालोगे आयरन के पास बच जाएगा D6, बचेगा बिल्कुल। D6 होता है ना आयरन का, 26 नंबर पे आता है। 3D6 4S2 होता है, याद करो। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो 4s के कम करोगे तो D6 आ गया। अब D6 है, 6 है, तो अगर अब आप देखोगे लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है? ये लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो 6 में हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, 2 पॉसिबल होते हैं, एक sp3d2 और एक होता है d2sp3, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आंसर जाएगा d2sp3। ओके, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हो जाएगी पेयरिंग, तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। अगला पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल कौन सा है? देखो जब भी आपको स्टेबिलिटी की बात करें
तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन हालांकि अभी क्या कर देंगे, इसका ऑर्डर निकाल देंगे सबका ऑप्शन का। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है स्कॉल। क्या है ट्रिक, याद रखो, स्कॉल। स्कॉल स्कॉल से याद रखोगे। एस का मतलब होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सबसे पहले स्टेबल होगा सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला। फिर सी फॉर चिलेटिंग लिगेंड वाला, चिलेटिंग लिगेंड वाला। ओ फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। एर फॉर लिगेंड का स्ट्रेंथ। जब भी आपको पूछे तो आप इस ऑर्डर में स्टेबिलिटी बताओगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्कॉल। सबसे पहले देखोगे सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग किसी में भी नहीं हो रही, ठीक है। फिर आप देखोगे कि चिलेटिंग लिगेंड कौन सा है, ये वाला चिलेटिंग लिगेंड है, तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अपना आंसर तो यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी को बताना है, फिर आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे तो सब में कॉपर प्लस 2 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से तो आंसर आएगा नहीं। फिर आप देखोगे लिगेंड की स्ट्रेंथ, तो जो पावरफुल लिगेंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये इसका ऑर्डर आ जाएगा अगर ऑर्डर पूछेगा तो। और बाकी समझ में आ गया। पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग देखनी होती है, फिर चिलेटिंग लिगेंड देखना होता है। यहाँ चिलेटिंग मिल गया, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में कैसी आइसोमेरिज्म है? आइसोमेरिज्म का बेसिक कंसेप्ट होता है उनका फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या इनका फॉर्मूला सेम है? कोबाल्ट कोबाल्ट यस, सल्फेट सल्फेट यस, NH3 यस। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, इनका तो फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो ये तो आइसोमेरिज्म दिखाएंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन सा लिगेंड नहीं है? देखो इसमें से कौन सा लिगेंड नहीं है। लिगेंड का काम क्या होता है? लिगेंड का काम होता है टू डोनेट लॉन पेयर। लिगेंड क्या करता है? लॉन पेयर डोनेट करता है। किसको? सेंट्रल मेटम एटम को। अब किसके पास में लॉन पेयर नहीं है? देखो NH3 के पास में लॉन पेयर है। कल अपन ने याद करो एक बात कही थी अपन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। NH3 में क्या होता है? ऐसे होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। एक इसके पास लॉन पेयर होता है। फिर एक भूखा नंगा कोई प्रोटॉन आता है और बोलता है भैया जी, वो आंटी जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। आंटी जी बहुत प्यास लगी है, लॉन पेयर दे दो अपने। तो ये NH3 इसके लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो इसमें NH4 प्लस में लॉन पेयर है ही नहीं, तो लॉन पेयर ही नहीं है तो डोनेट क्या करेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल देखो GI के लिए मैंने आपको एकदम ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया कि MLN और MLNB1, मतलब ये देखा ना कि GI कौन शो करता है, MAN और MANB1 टाइप का अगर होगा तो ये GI शो नहीं करते। अब OI कौन शो करता है वो याद रखते हैं। OI शो करता है सिस फॉर्म में सिलेटिंग डबल C, तो सिस फॉर्म होनी चाहिए और चिलेटिंग लिगेंड होना चाहिए। तो सिस फॉर्म और चिलेटिंग लिगेंड, यस ये शो करेगा। ये करेगा क्या? यस ये भी करेगा, बट परफेक्ट आंसर देना है। हाँ यहाँ पे तो दोनों है, 1 और 3। ओके, तो आंसर जाएगा ये। ट्रांस वाला कभी नहीं कर सकता। अगला है, इन दोनों में क्या क्या रिजेंबल है, मतलब क्या क्या इक्वलिटी है? क्या इनकी ज्योमेट्री बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड है DsP2। ये बात पता है ना आपको, अपन पढ़ के आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मैंने आपको बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ हाइब्रिडेशन टांग में देख के देखोगे कितना 4 होगा, 4 में sp3 बनेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो D आगे आएगा, हाइब्रिडेशन DsP2 बनेगा। पता था? बिल्कुल। उसके बाद में फिर अपन बात करें अगर आगे, तो अपन पढ़ते हैं sp3 है। sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और इसमें होगी स्क्वायर प्लेनर, तो ज्योमेट्री तो इनकी बराबर नहीं है। मैग्नेटिक नेचर, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी तो पैरामैग्नेटिक होगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी तो डायामैग्नेटिक होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। हाइब्रिडेशन चेक किया, इसमें sp3 आया, इसमें DsP2 आया, ये भी अलग अलग है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे दोनों में निकल +2 में है, तो दोनों में सेम सेम है, वही अपने को पता करना था। अगला पूछ रहा है CFSE ऑफ हाई स्पिन D4। CFSE का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। CFSE होती है -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन।
ये होता है CFSE का फॉर्मूला। फिर ये D4 है, ऐसे होता है। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद स्प्लिटिंग होती है और यहाँ T2G बनते हैं 3 ऑर्बिटल और यहाँ बनते हैं EG के 2 ऑर्बिटल। यहाँ कितने हैं? D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है और क्या बोला है? हाई स्पिन है। हाई स्पिन है मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब पेयरिंग नहीं करवानी है आपको, पेयरिंग नहीं करवानी है। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, दूसरा यहाँ फिल किया, तीसरा यहाँ किया, चौथा इलेक्ट्रॉन फिल करने आप ऊपर जाओगे। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। EG में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। रख दीजिए इस फॉर्मूले में, -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने? 3 प्लस 0.6 इंटू EG का इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो कितना हो गया? माइनस का 1.2 प्लस 0.6, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 0.6 आंसर आ जाएगा। आसान था क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूले आने चाहिए क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पर पेन चेंज करके आपको करवाता हूँ इसको सॉल्व। देखो, एक होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का फिनोमिना, ठीक है, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में मिलता है। अगर आप अकेला आपको कभी ज़िंदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो आप उसको चेक करोगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना? आपको बॉन्ड लेंथ उसकी 1.128 आएगी। फिर क्या करता है ये CO किसी आयरन के साथ में कंपाउंड बनाता है, तब वो सिनर्जिक बॉन्डिंग कर लेता है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है, ठीक है। सिनर्जिक यहाँ क्या होगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है? लिगेंड जो होता है ना, लिगेंड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अब आंसर कितना आएगा? इससे कम आएगा। पहले इतनी थी, इससे कम हो जाएगी। तो 1.12 से 28 से जो छोटा आंसर होगा ना, वो वाला आप लगा लो। समझ में आई बात आपको? कि अभी कभी आपको रास्ते में CO मिला, अकेला था, तब उसकी बॉन्ड लेंथ अच्छी खासी थी। FeCO5 द बॉन्ड लेंथ इन मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया है। ये बॉन्ड लेंथ देखो, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो जो लिगेंड में जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब आप बोलोगे इंक्रीज सब में है, तो इंक्रीज बिल्कुल इससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी 1.12 से कुछ इंक्रीज हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 1.125, मतलब हल्की सी इंक्रीज होगी, ठीक है। क्या याद रखोगे आप? वापस बोलता हूँ कि सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है तो लिगेंड के अंदर की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। हाँ, ओके। अगला बात करते हैं मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी जब भी पूछेंगे इसको ऑल देखेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग, चिलेटिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड स्ट्रेंथ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी आपको नहीं दिखेगा सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला, तो कार्बोनिल कहाँ दिख रहा है। उसके आप बाद देखोगे आप चिलेटिंग, ठीक है। इसके बाद में C देखोगे तो ये जो आपका ऑक्सीलेट है वो चिलेटिंग लिगेंड है, बिल्कुल चिलेटिंग है तो स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल हो गया 1। ऑर्डर निकालते हैं एक बार। फिर देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन सब में +3 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर आएगा नहीं। अब देखोगे लिगेंड की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो लिगेंड स्ट्रेंथ से बाकी वाला ऑर्डर निकाल सकते हो, हालांकि आंसर यही करना था आपको। अजीब सा क्वेश्चन है इसलिए आगे नहीं कर रहे अपन। अगला बोलता है, देखो एक होता है आपके पास में जब आप NCERT ओपन करते हो ना, ये 2020 में क्वेश्चन भी आया था डायरेक्ट, लिगेंड स्ट्रेंथ का एक भी फिक्स ऑर्डर, ठीक है, वो आपको याद रखना होता है। मैंने आपको बताया भी था, इसकी ट्रिक होती है आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से, कूल स्टाइल से, इधर से ऑर्डर इंक्रीजिंग होता है। आई बार सानिया कूल स्टाइल से, फिर आता फ्लोरीन, फिरोज छेड़ता है, जलता है, जल मतलब पानी, नाचता है, इडियट, EDTA, नहीं,
नहीं नहीं इनकी नहीं इनकी नो सुनता कोई, नो सुनता कोई। ये एक फिक्स ऑर्डर है, एनसीईआरटी में दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से, फिरोज छेड़ता है जलता है नाचता है इडियट, नहीं इनकी सुनता कोई। ओके, तो ये फिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, सी एन हो गया, बिल्कुल फिक्स फिक्स ऑर्डर है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, याद रखोगे आंसर आ जाएगा। अगला है, इसमें आइसोमेरिज्म में आपको बताना है कितने आइसोमर इसके बनेंगे। तो ये देखो, पहली बात है कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे, क्योंकि दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमर निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, जब यहाँ पे मेटल सेम होती हैं तो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर अपॉन 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, एक का 4 है, एक का 6 है। ओके, अगर 6 होता तो 6/2 3 आ जाता। ओके, और 4 हो जाता, इसके अकॉर्डिंग लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4/2 2, बट एक दोनों में कॉमन आएगा, आंसर जाएगा 4। ये क्वेश्चन ऐसे पता नहीं क्यों ले लिया मैंने, नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, आप टेंशन मत लीजिए इसका। ओके, ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाने में मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं आएगा। इसका फिक्स का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन, अगर मेटल सेम होती है तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर अपॉन 2 नंबर ऑफ आइसोमर, और अगर मेटल अलग अलग होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आता है, बस फिक्स यही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल सेम है तो आप सिंपल सा फॉर्म, यहाँ पे मेटल सेम नहीं है, आप बोलोगे दोनों में प्लेटिनम है भैया, नहीं नहीं नहीं, मेटल सेम होने का मतलब है कि इनका कोऑर्डिनेशन मेटल भी सेम हो और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम हो। तो सेम नहीं है तो फिर आप करोगे सीधा का सीधा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, और बराबर कौन किसके बराबर, मिनिमम वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, बट करने की जरूरत नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब उसमें पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर कब होगा, जब उसके आयन कम होंगे। आयन कम होंगे तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। इसके आयन कितने बनेंगे, 2 पोटेशियम और एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ टूटेगा, 3 आयन हुए। इसके कितने होंगे, एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ टूटेगा, 4 ये होंगे, 5 आयन हुए। इसके देखोगे तो 3 नाइट्रोजन NO वाले, एक ये, 4 आयन हुए। इसके आयन देखोगे, एक पूरा ये और एक सल्फेट, 2 आयन हुए। तो जिसमें आयन कम है वो पुअर कंडक्टर है। कंडक्टिविटी का अगर आपको ऑर्डर पूछता तो आप क्या लिखते हैं, सबसे ज़्यादा 4, फोर्थ वाला ऑप्शन सबसे कम। ओके, फिर आता आपके पास में फर्स्ट वाला ऑप्शन, फिर आता सेकंड वाला ऑप्शन, फिर आता थर्ड वाला ऑप्शन। ये इसका ऑर्डर आ जाता कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का ऑर्डर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ आयन जिसमें ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आंसर याद रखना है। ओके, 34। अगला है, अगर आप इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो कितने आयंस मिलेंगे, द नंबर ऑफ आयंस। तो एक तो आयन मिलेगा इसमें आयरन का, बिल्कुल, ये मोहर सॉल्ट है, फेरस अमोनियम सल्फेट। एक ये सल्फेट मिल जाएगा, 2, फिर से ये 2 अमोनिया मिल जाएंगे, यहाँ 2 लिखा है मतलब 2 मिलेंगे, तो टोटल कितने होंगे, 4। फिर से एक सल्फेट मिल जाएगा, पानी तो क्या ही मिलेगा, तो टोटल आयन कितने मिले, 5 आयन मिल गए। बस ये डबल सॉल्ट, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो डबल सॉल्ट बोलते हैं, उसमें जितने टाइप के आयन्स होते हैं उतने वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कितने आयन मिलेंगे, 5 आयन मिलेंगे टोटल। अगला है NH2 किस टाइप का लिगेंड होता है। तो NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। ओके, अगला बोलता है EDTA। EDTA हर कोई जानता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। मैं EDTA की स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। EDTA का नाम होता है इथाइलिन। इथाइलिन मतलब 2 कार्बन, डाईएमीन मतलब 2 NH2, इथाइलिन डाईएमीन। ओके, उसके बाद में बोलता है टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 4 तो होते हैं ऑक्सीजन डोनर, ये नेगेटिव वाले, 1 2 3 और ये 4 तो ऑक्सीजन डोनर होते हैं, और 2 ये नाइट्रोजन डोनर होते हैं।
ये क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है 2022 में। 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी एनसीईआरटी से एक बार देख करके अच्छे से बना लेना, मैंने अजीब सी बना ली है, और डोनर कौन है याद रख लेना।